नमस्कार सभी का डे 15 हमारी तैयारी के। आज हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेक्चर 3। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे। तो शुरुआत करते हुए सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है वो है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म एक्चुअली इमर्ज ही कैसे हुआ, क्या कारण थे कि आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म एक्चुअली ये दो रिलीजन्स एग्जिस्टेंस में आए और इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। जो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा कि वैदिक एज में वैदिक रिलीजन शुरू हो गए थे, उसके अपने बिलीफ्स थे। अग्नि, इंद्र, वरुण, इन सारे भगवानों की वर्शिप भी हो रही थी। तो हमें कहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म की स्पेस कहाँ बनी ये दो रिलीजन्स के भी राइज की। देखो, इसमें सबसे पहला कारण जो एक्चुअली, अगर लॉन्ग टर्म, एक पहले मैं आपको चीज बता दूं कि कहीं ना कहीं जो वैदिक एज के टाइम प्रॉब्लम्स आने लगी या वैदिक रिलीजन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगी, उसी के कारण आपकी स्पेस बनी कि ये दो रिलीजन्स भी आगे इमर्ज हो पाए। सबसे पहले जैसे वैदिक रिलीजन में कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस जो होने लग गए थे। देखो, अर्ली वैदिक एज जो ऋग वैदिक एज थी, वहां पे हर पर्सन अपनी पर्सनल वर्शिप करता था और उसके मुताबिक ही उसका सारा का सारा रिलीजन चलता था। पर बाद में लेटर वैदिक में जाते हुए जो ब्राह्मण्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ा, हर सेरेमनी के लिए बहुत सारी चीजों की, सामान की जरूरत पड़ने लगी। एक तो चीजें महंगी पड़ने लगी में थी, जो आम लोगों की भाषा नहीं बची थी, संस्कृत। क्योंकि वेद सबको पढ़ने अलाउड नहीं थे, इस कारण संस्कृत भी एक्चुअली सबको नहीं सिखाई जाती थी। संस्कृत जिन्हें सिर्फ वेद, जो आपके ब्राह्मण्स और क्षत्रिय हैं, सिर्फ संस्कृत उन तक लिमिटेड थी। आम लोग आपके प्राकृत या पाली, इंडिया की उस टाइम पे ये दो सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस थी। इन दो लैंग्वेजेस के अंदर लोग बातचीत करते थे और इन्हीं लैंग्वेजेस को समझते थे। बाकी सारे के सारे जो वेद हैं वो आपके, क्योंकि संस्कृत, ब्राह्मण, जरंकिया, जितनी भी किताबें थी वो सारी संस्कृत लैंग्वेज में थी। तो लोगों को एक तो मंत्र समझ नहीं आते थे जब वो पढ़े भी जाते थे। दूसरा, जो ब्राह्मण्स का कंट्रोल था, हर पूजा के लिए ब्राह्मण्स को बुलाना जरूरी था, तो अपने आप में ये कॉम्प्लेक्सिटीज और बड़ा सेरेमनीज करो और ज्यादा सामग्रियां, जो सामान यूज करना पड़ेगा, उसके कारण ये चीजें महंगी भी पड़ने लगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ने लगी और लोगों को कहीं ना कहीं डिटैचमेंट महसूस होने लगी। लोग ढूंढ रहे थे कि उन्हें सिंपल, शॉर्ट और इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल तरीका मिले जिससे उन्हें सैल्वेशन, इंटेलिजिबल तरीका मिले जिससे उन्हें सैल्वेशन यानी कि मोक्ष प्राप्त हो सके। ठीक है, मोक्ष यानी कि निर्वाण प्राप्त हो सके, तो उसके लिए कोई सिंपल, शॉर्ट और इंटेलिजिबल तरीका ढूंढ रहे थे। और इतनी सेरेमनीज, रिचुअल्स, इसके साथ साथ इस एज में बहुत सारे वहम, सुपरस्टिशंस भी आ गए थे। तो इसके कारण लोगों को ये रिलीजन फॉलो करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा था, उसके प्रिंसिपल्स मानना बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था। देखो, ऐसा नहीं था कि हिंदू रिलीजन में एक सिंपल चीज नहीं एग्जिस्ट करती थी। उपनिषद जो लिखे गए थे, उपनिषद ये कहते थे कि अगर तुम उपनिषद के बताए हुए पाथ पे चलोगे तभी आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आपको ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो बाकी वेदों के कारण आ रही थी। पर उपनिषद अपने आप में हाईली फिलोसफिकल थी। जैसे हमने पढ़ा था कि उपनिषद में हिंदू फिलोसफी दी हुई है कि ब्रह्मांड क्या है, क्यों बना, कैसे बना, हमारा क्या रोल है। तो बेसिकली उसके अंदर सारे आंसर जरूर हैं, पर ये फिलोसफी से भरी हुई है, तो इसे डिकोड करना, इसे समझना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जो हर इंसान के बस की बात नहीं है। ऑब्वियसली हाई इंटेलेक्चुअल लोग चाहे कर पाए, पर हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो पेशेंटली इस चीज को समझ सके, इस चीज को पढ़ सके और फिर उसके फॉलो भी कर सके। इसके अलावा जो कास्ट सिस्टम, जो आपका वर्ण सिस्टम था, क्योंकि लेटर वैदिक में ये बहुत ही रिजिड कर दिया गया था, इसके कारण ये आपके वैश्यास और आपके शूद्र के खिलाफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था। शूद्र को तो जैसे बोला गया कि उनका काम सिर्फ सेवा करना है बाकी वर्णों की, और वो खुद कुछ भी एक्सपेक्ट या कुछ भी कर नहीं सकते, मतलब पूजा नहीं कर सकते, कोई सेरेमनी नहीं परफॉर्म कर सकते, उन्हें हर चीज के लिए ब्राह्मण्स की जरूरत है। तो इस कारण ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो चुका था। तो जो लोग वर्ण की लैडर में नीचे थे, वो ढूंढ रहे थे कोई और रास्ता जहां पे उन्हें भी सोसाइटी में इक्वल स्टेटस मिल सके, क्योंकि हर इंसान
एट द एंड इक्वालिटी और डिग्निटी ही चाहता है। तभी हमारे प्रीएम्बल में भी एक बहुत मेन रोल के तौर पे लिखा हुआ है कि हर पर्सन की डिग्निटी हमें इंश्योर करनी है। ठीक है। तो बहुत सारी प्रिविलेजेस लोअर क्लास को डिनाइड थी, मना थी, वो नहीं कर सकते थे, इस कारण भी लोग तंग थे। और लास्ट में देखो जैसे जैसे लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था, लेटर वैदिक एज में ट्रेड और कमर्स इंक्रीज हुआ, यानी कि बिजनेस बढ़ा और ज्यादा व्यापार बढ़ा। ठीक है, लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर करने लगे, एग्रीकल्चर से फिर आपका ट्रेड बढ़ने लगा और सामान बनाने लगे। जितना ट्रेड, यही तो मर्चेंट्स थे, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होने लगी, ये ज्यादा बेटर कहने लग मतलब ज्यादा बेटर कंडीशन में आ गए। तो अब जो पर्सन बहुत ज्यादा अमीर होगा बाकी समाज में, वो पर्सन कभी भी ये कहना पसंद ही नहीं करवाएगा कि मैं, मुझे कोई थर्ड क्लास सिटीजन कह रहा है, क्योंकि वर्ण सिस्टम में तो वैश्या को तीसरे नंबर पे रखा गया ना। तो ऑब्वियसली वैश्या सबसे बड़े सपोर्टर बने ये नए रिलीजन्स के, क्योंकि देखो किसी भी रिलीजन को फंडिंग की जरूरत पड़ती है अगर उस रिलीजन को आगे मर्ज होना है। ठीक है, पैसा चाहिए स्प्रेड करने के लिए, अलग अलग जगहों पे अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, हर चीज के लिए। तो वो फंडिंग वैश्यास ने प्रोवाइड करवाई, क्योंकि वैश्यास को ज्यादा बेटर स्टेटस, इक्वालिटी इंश्योर हो रही थी, तो ऑब्वियसली ज्यादा बेटर स्टेटस उनका अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अगर सारा समाज इक्वल भी होता है, वो सबसे अमीर है, तो अपने आप ही वो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करेंगे। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के सबसे बड़े सपोर्टर आपके वैश्यास बने थे। ठीक है, अब बुद्धिज्म बारे शुरू करते हैं। बुद्धिज्म देखो एक्चुअली जो शुरुआत हुई है बुद्धिज्म की, वो आपके गौतम बुद्धा, उनसे हम शुरुआत मानते हैं। देखो बुद्धा का अपने आप में जो वर्ड का मतलब है, उसका मतलब होता है एनलाइटेंड वन। एनलाइटेंड वन, वो पर्सन जिसे सारी नॉलेज मिल गई है। तो ओरिजिनली इनका नाम सिर्फ गौतम था। गौतम बुद्धा हम तब कहते हैं, बुद्धा वर्ड उनके साथ तब जुड़ा जब उन्होंने फाइनली सारी की सारी नॉलेज उन्हें मिल गई, उन्हें मोक्ष मिल गया, तब उन्हें कहते हैं कि वो बुद्धा हुड मिल गया है। आज भी अगर कोई पर्सन इस लेवल तक जा पाए कि सारी की सारी वो नॉलेज गेन कर लेगा, उसे भी हम बुद्धा ही रेफर करेंगे। बुद्धा हुड, बुद्धा वर्ड ही इस चीज से आता है। ठीक है, कि ऐसा पर्सन जिसे इस चीज की सारी नॉलेज आ चुकी है। ठीक है, देखो बुद्धा ओरिजिनली आपके साक्या गण में पैदा हुए थे, आपके राज परिवार में पैदा हुए थे, वो क्षत्रिय थे, राज परिवार में पैदा हुए थे। आज जो नेपाल है वहां पे उनका किंगडम था। ठीक है, लुम्बिनी जगह जहां उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, उसके बाद बेसिकली गौतम बुद्धा को ना, उनकी जो अगर बचपन की कहानी आपको बताऊं, उन्हें बचपन में ही जब वो बर्थ हुआ था, देखो उस टाइम पे जो राजे होते थे वो फिर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाते होते थे जब घर में बेटे का बर्थ होता था, कि राज परिवार का जो आगे आने वाला वंशज है उसकी भविष्यवाणी की जा सके। तो उन्होंने पैदा होते ही कह दिया था कि ये पर्सन एक दिन घर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें इन सारी चीजों से कोई लगाव ही नहीं होगा। यही हुआ। देखो फिर उनके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव थे कि इन्हें कभी हम महल से बाहर ही ना जाने दें, कि ये पर्सन जो उनका बेटा है वो घर छोड़ के ना चला जाए। पर हुआ क्या, एक टाइम उन्हें किसी मजबूरी कारण ट्रैवल करना पड़ा और महल से बाहर जाना पड़ा। उस ट्रैवल के टाइम उनके सामने चार दृश्य है, फोर साइट्स आई, जिन्होंने गौतम बुद्धा का लाइफ के रिगार्डिंग जो पर्सपेक्टिव था वही चेंज कर दिया, और बेसिक सवाल खड़े कर दिए कि लाइफ एक्चुअली मतलब क्या है और सबसे आइडल लाइफ क्या होनी चाहिए। ये चार साइट्स क्या थी, वो यहाँ पे फोटोज के साथ ड्रॉ की हुई है। देखो सबसे पहले उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया, जहां जो बहुत ही झुका हुआ, धीरे धीरे कामता हुआ चल रहा था काफी प्रॉब्लम से। ठीक है, तो एक इस पर्सन की जब एक ओल्ड मैन की साइड दिखी, तो उन्हें इस चीज पे सबसे पहले हुआ कि इतनी बुरी हालत क्यों है, कि कोई पर्सन इतना ओल्ड होके इतना कमजोर और ये ऐसे क्यों हो जाता है। दूसरी उन्हें एक मंजे के ऊपर, और बहुत ही बीमार है, खांस रहा था, बहुत ही बीमार पड़ा हुआ था। ठीक है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई आसपास है नहीं, तो ऐसी हालत में वो क्यों पड़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा, लोग एक लाश को
जो कॉर्प्स होता है, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, लाश को उठा के कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे थे, और साथ में काफी आसपास क्योंकि लोग थे तो काफी दुख का माहौल था। ठीक है, तो ये जो तीन दृश्य थे, यहाँ पे तीनों जगह पे गौतम बुद्धा को जो लोगों में दिखी वो दुख दिखे, सैडनेस दिखी। ठीक है, फिर उन्हें फाइनली जंगल की तरफ जाने से पहले एक भिक्षु बैठा हुआ दिखा, एक मॉन्क बैठा हुआ दिखा जो मेडिटेशन कर रहा था, और उसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा कामनेस थी और खुशी थी। तो बुद्धा के मन में यही सवाल इसलिए पैदा हुआ कि जिस पर्सन के पास, देखो इन लोगों के पास कुछ मटेरियल भी है, घर भी है, परिवार भी थे, तब भी इनके पास इतने दुख क्यों जुड़े हुए हैं? ये पर्सन जिसके पास कुछ भी नहीं है, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, एक टूटा सा कटोरा साथ में रखा हुआ था, ये पर्सन के चेहरे पे इतनी कामनेस कैसे है? इस पर्सन को इतनी ज्यादा संतुष्टि क्यों मिली हुई है? ऐसा क्या है जो इतना ये काम बैठा हुआ है, और जिनके पास सब कुछ होते हुए भी ना उनकी कोई देखभाल कर रहा है, ठीक है, कोई ओल्ड एज में परेशान हो चुका है सारी उम्र कमा कमा के भी। तो ऐसा क्या है लाइफ में जो ये चीजों को गाइड कर रहा है कि ये सारे दुखी हैं और आपके मॉन्क खुश है? तो ऐसा क्या है इन सब के पीछे? यही चीजों ने उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया और उन्होंने रियलाइजेशन शुरू किया। उन्होंने पीपल का जो पेड़ था, बोध गया, आज बिहार में पड़ता है, वहां पे वो बैठे, उन्होंने वहां मेडिटेशन की, और फाइनली मेडिटेशन करने के बाद उन्हें जब एनलाइटनमेंट मिली, तभी हम उसे कहते हैं कि उन्हें बुद्धहुड मिल गया। इसके बाद उन्होंने सारनाथ, जो वाराणसी के पास पड़ता है, वहां पे उन्होंने अपना सबसे पहला भाषण दिया था। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि बुद्धा का फर्स्ट सरमन। वहां पे डियर पार्क में उन्होंने लोगों को जो उन्हें ज्ञान मिला था उसके बारे बताया सबसे पहले, सारनाथ में। ठीक है, खुशीनगर में उनकी फाइनली डेथ हुई थी, और जिसे हम बुद्धिज्म में रेफर कर देते हैं कि उन्हें फाइनल मोक्ष मिल गया था, यानी कि परिनिर्वाण। उन्हें परिनिर्वाण अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, वो खुशी नगर में मिला था। ठीक है, तो ये चीज तो गौतम बुद्धा की अगर ओवरऑल फिलॉसफी आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, उन्होंने क्या क्या चीजें बोली थी, पर एक जनरल चीज बताने के लिए, गौतम बुद्धा ने अपनी जो पूरी लाइफ में एक्चुअली चीज जो प्रमोट की सबसे ज्यादा, वो था मिडिल पाथ। अब ये मिडिल पाथ क्या है? देखो, गौतम बुद्धा का कहना था लाइफ में एक्चुअली लोग बैलेंस नहीं बना पाते। या तो हम बहुत ज्यादा लालची, लग्जूरियस लाइफ की तरफ बहुत ज्यादा चल पड़ते हैं, या हमें ये लगता है कि देखो खुशी तब मिलेगी जब बहुत ज्यादा, यानी कि लग्जरी है, या सब कुछ अगर मैं त्याग दूं शायद तब मैं खुश रह लूं। गौतम बुद्धा का कहना था कि देखो, जो खुशी है ना, जो एक्चुअली जो सेटिस्फैक्शन है, वो मिडिल पाथ में है। जो सेटिस्फैक्शन है वो मिडिल पाथ में है। कैसे? देखो, एक चीज आपने बचपन में इस ये मिडिल पाथ की थ्योरी का एक जो बचपन से आपने सुनी होगी, उसके मुताबिक बताता हूँ। आपने एक चीज खाएगा तो लोग कहते हैं कि इतना हंसो ना कि उतने ही दुखी होगे। ऐसा कुछ होता नहीं है कि जितना खुश होगे उतना ही दुख आएगा। इसका बेसिकली कहने का जो एक्चुअल मतलब है वो यहाँ से आता है कि देखो, अगर तुम्हें चीजों की खुशी बहुत ज्यादा महसूस होती है, लेट्स सपोज आज नया फोन लेके आए हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा खुश हो, पर अगर छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा तुम हद से ज्यादा सेलिब्रेट करना जानते हो ना, तो एक्चुअली जब दुख भी आता है तो तुम्हें वो भी उतना ही पिंच करता है। सी बेसिकली इमोशंस बैलेंस नहीं है। अगर खुशी हम बहुत ज्यादा मनाते हैं, उसका मतलब है कि जब दुख आएगा, दुख भी हम बहुत ज्यादा मनाएंगे, क्योंकि फिर इमोशंस बैलेंस नहीं है। गौतम बुद्धा का ये कहना था कि अपने इमोशंस, अपनी पूरी लाइफ का एक बैलेंस बनाना जरूरी है, एक मिडिल पाथ पे आना जरूरी है। अगर खुशी है तो बहुत ज्यादा खुशी भी ना मनाओ, अगर दुख है तो बहुत ज्यादा दुख भी ना मनाओ। हर चीज पास कर जाएगी। तो ये मिडिल पाथ की थ्योरी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हर जगह जगह में बहुत सारी फिलोसफीज में दिखती है। तो ये गौतम बुद्धा ने ये थ्योरी गाइड की थी लाइफ के लिए। ठीक है, अब इसके बाद इससे आगे बढ़ते हुए
गौतम बुद्धा के द्वारा बताए गए जो फर्स्ट सरमन दिया था उसमें उन्होंने 4 दुनिया के सच के बारे में बताया था कि दुनिया के 4 सच क्या हैं। सबसे पहले दुख, ठीक है, दुख के बारे। देखो, गौतम बुद्धा ने बताया कि जो सारे की सारी जो दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, देखो दुनिया की सच्चाई है कि दुनिया में दुख है, सफरिंग्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उन्होंने जो सच बताया कि दुनिया का पहला सच ये है कि दुनिया में दुख है। तुम डिनाई नहीं कर सकते कि दुनिया में दुख नहीं है, ठीक है। तो सेकंड चीज उन्होंने जो बताई वो ये था कि देखो दुख है तो उसका कोई समुदाय भी है, ठीक है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होगा। सोल्यूशन मतलब सॉरी, उसका कोई ना कोई कारण भी होगा। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। देखो हमारे मन में कोई ना कोई इच्छाएं हर टाइम रहती हैं। अगर वो इच्छाएं ना पूरी हों, ठीक है, लेट्स सपोज आपने इच्छा लगा के रखी थी कि आपका रैंक 1 आ जाए, पर रैंक 1 नहीं आया, ठीक है, कॉलेज की बात करते हैं, चलो यहाँ सिलेक्शन की नहीं, ठीक है। कॉलेज में आप मान के चल रहे हो कि इस साल आपने पेपर बहुत अच्छे दिए, आपका रैंक 1 आना चाहिए, और लेट्स सपोज रैंक 1 नहीं आता, तो एक डिजायर था, एक इच्छा थी, वो टूट गई, ठीक है। या लेट्स सपोज जब बोर्ड्स के पेपर दिए होंगे आपने आपने सोचा होगा कि 90% आ जाए बोर्ड्स में, ठीक है, पर 90% नहीं आए, लेट्स सपोज 70% पे रह गए, पास हो गए पर 70% पे रह गए। तो डिजायर था, चाहे पास हुए हो, अच्छी जगह लेट्स सपोज एडमिशन भी मिल रही हो, पर खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिजायर जो था वो पूरा नहीं हो पाया। तो बुद्धा ने कहा कि देखो दुनिया में सफरिंग है, दुनिया में दुख है, रियलिटी है। उन दुखों का कारण जो है वो है हमारे डिजायर्स, जो हमारी इच्छाएं हैं। निरोधय, फिर इसका सोल्यूशन क्या है बुद्धा ने वो भी बताया। सोल्यूशन ये है कि देखो, अगर मैं सफरिंग खत्म करना चाहता हूं, मुझे अपने डिजायर भी खत्म करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर लोगों ने ये पूछा कि डिजायर खत्म करने का क्या तरीका होगा, तो उसके लिए एक मार्ग भी बताया, मार्ग बताया, ठीक है। मार्ग क्या था कि एक, आपको मैं 8 चीजें बता रहा हूं, बुद्धा ने कहा वो 8 चीजें अगर आप लाइफ में करोगे अच्छे से, तो आप अपने आप ही अपने सारे के सारे दुख जो हैं वो सारे खत्म कर दोगे, क्योंकि आपके डिजायर, जहां पे आप खुश रह पाओगे, ज्यादा बेटर लाइफ व्यतीत कर पाओगे। तो यही है बुद्धा ने जो मार्ग दिखाया, 8 फोल्ड पाथ। आपको 8 चीजें लाइफ में क्या करनी है जिससे आपकी लाइफ सुधर जाएगी। देखो, राइट अंडरस्टैंडिंग रखनी है, हर चीज को सही तरीके से समझना है, जो उसका सही मतलब है वो समझना है। राइट थॉट रखना है, हमेशा सही सोच रखनी है, ठीक है। जो विचार मन में आ रहे हैं हमेशा साफ होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में बुरा नहीं मांगना। राइट स्पीच, जब भी बोलना है अच्छा ही बोलना है, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बोलना, कुछ बुरा नहीं बोलना। राइट एक्शन, जो भी करना है अच्छे से अच्छा करना है, ठीक है। चालाकियां और ये सारी चीजें अपने लाइफ में नहीं करनी। राइट लाइवलीहुड, जो पैसे कमाने हैं लाइफ में वो अच्छी ईमानदारी की कमाई करनी है, बुरी चीजों के रास्ते चल के चोरी चकारी ये सब कुछ, झूठ, ये सब कुछ का साथ नहीं लेना कमाई के लिए। राइट एफर्ट, जब मेहनत करनी है वो भी अच्छे से करनी है। अगर बीच में काम चोरी आलस ये सब कुछ है, तो आपका कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको खुद ही मन में होगा कि मेहनत तो की नहीं है, ठीक है। राइट माइंडफुलनेस, हमेशा जो भी अपना मन साफ रखना है, ठीक है। और लास्ट में राइट कंसंट्रेशन, जब भी आप कंसंट्रेशन करें तो अच्छे से ध्यान लगाएं, ऐसा नहीं कि विचार आपके बार बार बदलते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन सही नहीं बैठ रही है। अब देखो, जब बुद्धा ने ये सब कुछ बताया, धीरे धीरे बुद्धिज्म जो सारा था वो आपके संघ में अरेंज किया गया। देखो, संघ क्या है? संघ का मतलब होता है ग्रुपिंग, जिसके अंदर बुद्धा के अंडर ट्रेंड बहुत सारे मॉन्क्स आपके जगह जगह पे फैले। जैसे मैंने आपको बताया, वैश्यास ने सपोर्ट किया, उनके रहने के लिए विहार बनाए गए, घर बनाए गए, ठीक है, मेडिटेशन हॉल बनाए
गए, ठीक है, आपके चैत्यास बनाए गए। दो आपको चीजें बता दो टर्मिनोलॉजीज। विहारास, विहारास का मतलब होता है रेजिडेंसेस, ठीक है, जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। और आपके चैत्यास यानी कि मेडिटेशन हॉल्स, ये जगह जगह इंडिया में बनाए गए ताकि जो बुद्धिज्म के मॉन्क्स हैं वो जगह जगह पे ट्रैवल कर सकें और जो बुद्धिज्म का मैसेज है वो स्प्रेड कर सके। गौतम बुद्ध खुद भी अपनी पूरी लाइफ घूमते रहे और जितने किंगडम्स में हो सका उन्होंने अपना मैसेज स्प्रेड किया, फाइनली जब तक उनकी खुशी नगर में परिनिर्वाण में डेथ नहीं हो गई, ठीक है। अब जब बुद्धा की डेथ हुई थी उस टाइम पे आपके इंडिया में जो रूलर थे वो थे अजात शत्रु। अजात शत्रु ने क्या किया, सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को एक जगह पे बुला के उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया था, जहां पे सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को इकट्ठा किया कि देखो आज बुद्धा की डेथ हुई है। आज उन्होंने अपनी कैपिटल, उनकी कैपिटल राजगृह थी, वहां पे बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो आज बुद्धा की डेथ हुई है, आज हम एक साथ इकट्ठे होके सारी की सारी बुद्धा ने जो भी टीचिंग्स दी थी, संघ को अरेंज करने की बातें की थी, हर चीज हम एक टेक्स्ट में लिख दें तो ये हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाएंगी। अगर आज भी हम सिर्फ वर्बल टीचिंग में चलते रहेंगे तो फ्यूचर में जाके जो बुद्धा ने ओरिजिनली पढ़ाया था वो चीजें बदल जाएंगी। तो राजगृह में महाकसप्पा, ये वन ऑफ द बुद्धा के टॉप स्टूडेंट्स में से थे, ठीक है, उनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर फर्स्ट काउंसिल बुलाया गया। अजात शत्रु ने स्पॉन्सर किया था, वो राजा थे। ये पेट्रनेज का मतलब ये राजे हैं, प्रेसाइडेड बाय ये जो टॉप मॉन्क थे उस टाइम पे, जो जिन्होंने वो काउंसिल को हेड किया था। लोकेशन, ठीक है, और जो जिस टाइम पीरियड में वो था। तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम एक तो सूत पितिका एक किताब लिखी गई जिसमें बुद्धा ने क्या क्या बोला है वो सारी किताब कंपाइल की गई। ये किताब कंपाइल की थी आनंद ने, आनंदा ने। वो भी आपके बुद्धा के टॉप स्टूडेंट्स में से थे। बुद्धा के टोटल 5 टॉप के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो उनमें से अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को हेड कर रहे थे, ठीक है। और इसे रिसाइटेशन ऑफ 500 भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर 500 सीनियर मॉन्क्स ने अपनी अपनी चीजों के, बुद्धा ने क्या क्या उन्हें सिखाया है, हर चीज की कंपाइलेशन आनंदा ने सबसे डिस्कस करते करते सूत पितिका में लिखी गई कि हाँ बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी। तो सूत पितिका में वो सारी टीचिंग है जो बुद्धा ने ओरिजिनली पढ़ाई थी। इसके बाद इसके अलग से आपकी विनय पिटिका लिखी गई, जो मोनेस्टिक कोड था, जो संघ में माना जाना था कि किस कौन से रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जिसके ऊपर पूरा का पूरा संघ चलेगा, ठीक है। तो ये उपाली, ये भी वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट थे आपके बुद्धा के, उनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ऐसे ही फिर टाइम टू टाइम आपके अलग अलग राजाओं ने, जैसे काला अशोक, आपके अशोका ने, ठीक है, और कनिष्क ने अलग अलग टाइम पे आपके बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाए हैं जहां पे आपके सारे मॉन्क्स इकट्ठे हुए और इस चीज के ऊपर डिस्कशन कि बुद्धा ने क्या पढ़ाया है या संघ कैसे चल रहा है या बुद्धिज्म को और कैसे फैलाया जाए, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशंस होती होती थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका वैशाली के अंदर बुलाया गया था। संबा कम्मी आपके प्रेसिडेंट थे उसके। यहाँ पे पहली बारी बुद्धिज्म के अंदर से कोई थोड़े से का था विरादन। थरवड़ा बुद्धिज्म जो है, जिसे आज तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं, और आपका जो तिब्बत में जो आपके दलाई लामा और ये सारा बुद्धिज्म जो फॉलो होता है, ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम ना ये सारे लोग, बुद्धिज्म का एक अलग सेक्ट बन गया था जहां पे इन्होंने बोला था कि देखो हम हमारे प्रिंसिपल्स, हम किसी और अलग चीज पे विश्वास करना चाहते हैं, कुछ अलग प्रिंसिपल्स भी साथ में मानना चाहते हैं। तो वो बुद्धिस्ट काउंसिल से अलग हो गए थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जहां पे अभिधम्मा पिटिका आपकी, देखो टोटल बुद्धिज्म में 3 किताबें हैं, सूत पिटिका, विनय पिटिका, और जो तीसरी किताब थी अभिधम्मा पिटिका, वो आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई थी जब अशोका का टाइम था, ठीक है। ये पाटलिपुत्र अशोका कैपिटल में ऑर्गेनाइज की गई थी।
लास्ट जो था कनिष्क ने कश्मीर के अंदर वासुमित्र की प्रेसिडेंटशिप के अंदर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया था। यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे जो डिस्कशन थी वो ये थी कि बुद्धिज्म को और आगे कैसे फैलाया जाए। देखो जो ट्रेडिशनल बुद्धिज्म था वो था आपका हीना याना। यान का मतलब होता है व्हीकल, हीना का मतलब पर्सनल व्हीकल। ठीक है, हर बंदे का अपना। तो ओरिजिनल बुद्धिज्म में ये था कि देखो हर पर्सन को खुद मेडिटेशन करनी है, सही पाथ फॉलो करना है, और उसे एक ना एक दिन निर्वाण या मोक्ष मिल जाएगा। पर बहुत सारे लोगों को एज पर्सनल, जैसे आप और मैं हो गए, ये चीजें खुद करना बहुत मुश्किल लगता था। तो बुद्धिज्म के ऊपर से लोगों का धीरे धीरे ध्यान हटने लगा था। तो बुद्धिज्म के अंदर ही कई मॉन्क्स का ये कहना था कि देखो हम क्या करते हैं, जो बुद्धिज्म के अंदर जो मॉन्क्स को निर्वाण मिल गया है। देखो पहले क्या प्रैक्टिस होती थी कि हर बंदे को अपना निर्वाण हासिल करना है और उसके बाद फिर अल्टीमेट मेडिटेशन पे बैठ जाना है जब तक उन्हें परिनिर्वाण नहीं मिल जाता। ठीक है, जो फाइनल मोक्ष माना जाता है। ठीक है, फाइनल बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से आप फ्री हो गए। कई आपके मॉन्क्स का ये कहना था कि देखो जिन मॉन्क्स को निर्वाण मिल गया है उन्हें हम स्टेटस देंगे बोधि सत्वा का। वो बोधि सत्वा मिल गए, जिन्हें बुद्धाहुड मिल गया है, सेमी बुद्धाहुड मिल गया है, और वो बुद्धाहुड के रास्ते पे हैं। ठीक है, तो वो सारा दिन मेडिटेशन नहीं करेंगे, मतलब सारा दिन मेडिटेशन नहीं करेंगे, बीच में वो टाइम निकाल के बाकी लोगों को टीचिंग्स भी देंगे, पढ़ाएंगे, और बाकी लोगों को रास्ता दिखाएंगे कि उन्हें कैसे निर्वाण मिल सकता है। तो इंस्टेड कि हर बंदा अपना खुद का रास्ता ढूंढे, एक अलग सेक्ट आया जहां पे मॉन्क्स हेल्प करेंगे लोगों की किस तरीके से वो भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो गुट बन गए। हीनायाना वाले कहते थे नहीं ये ओरिजिनल बुद्धिज्म नहीं है, और महायाना वाले कहते थे कि देखो यही फ्यूचर का रास्ता है। महायाना मतलब ग्रेट व्हीकल, कि मास में लोगों को निर्वाण प्राप्त करवाएंगे। तो जो लोग इस चीज में विश्वास करते थे उनका अलग सेक्ट बन गया, उन्हें कहते हैं महायाना। और जो इस सेक्ट में विश्वास करने लगे वो उन्हें कहते हैं हीनायाना बुद्धिज्म। तो इस कारण आपका बुद्धिज्म दो हिस्सों में यहाँ पे बट गया, हीनायाना बुद्धिज्म और महायाना। ओरिजिनली जो बुद्धा ने बुद्धिज्म बताया था वो हीनायाना बुद्धिज्म ही था। ठीक है, बुद्धा का भी यही था, और जो इवन अशोका, क्योंकि इससे पहले तो यही सारा चलता था, उनका भी हीनायाना यही, हीनायाना में फॉलोइंग थी। अगर कभी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि फोर्थ में ही जाकर डिवीजन हुई है, उससे पहले तो ऑब्वियसली हर कोई हीनायाना को ही फॉलो कर रहा था। ठीक है, ये बोधिसत्वा, ये टर्मिनोलॉजी, ये सब कुछ याद रखना, चाहे वीडियो थोड़ी सी रिवाइंड करके दोबारा से देख लो। ठीक है, और इन चीजों को लिख के रख लेना। नेक्स्ट देखो, तीन आपको चाइनीज ट्रैवलर्स बारे बताना जरूरी है। अभी सिर्फ इनकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बता रहा हूँ, बाद में जब हमने एंशियंट इंडिया पढ़नी है, वहां पे जब ये इंडिया आए थे इन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की, वो सारी चीजें मेन एंशियंट इंडिया में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्रोनोलॉजी बतानी जरूरी है, कौन सबसे पहले आया और कौन उसके बाद आया, क्योंकि ये आपको अरेंज करने का अपने आप में कभी ना कभी क्वेश्चन आ सकता है। देखो इंडिया में सबसे पहले फाहीन आया था, साल देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं, तो सीक्वेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। फाहीन इंडिया में जब गुप्ता पीरियड चल रहा था, गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आपके फाहीन इंडिया में आए हुए थे। जुआन जांग जब आपके गुप्तास के बाद जो हर्षा एम्पायर था उसके अंदर जुआन जांग आए थे, और बाद में मिडीवियल टाइम पे जब आपके राजपूत और उन सब का पीरियड चल रहा था और दिल्ली सल्तनत शुरू होने वाली थी, तब आपके आई किंग इंडिया में आए थे। ये तीन चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आए क्योंकि इनका पर्पस था कि इंडिया जहाँ पे बुद्धा रहे हैं, ठीक है, बुद्धा का बर्थ हुआ है, बुद्धा रहे हैं, बुद्धा ने टीचिंग्स दी हैं, वहां जाएं जो ओरिजिनल बुद्धा का लैंड है, और वहां पे जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उन्हें मैंड्रिन, जो चाइना की लैंग्वेज है, चाइनीज कोई लैंग्वेज नहीं होती, मैंड्रिन लैंग्वेज होती है, मैंड्रिन में कन्वर्ट करके हम वापस चाइना लेके आए और यहाँ पे बुद्धिज्म की आगे टीचिंग्स और आगे बढ़ा पाए। तो ये अलग अलग टाइम पे आए हैं, इन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारा टाइम बिताया है। इंडिया की सोसाइटी, इंडिया की कईयों ने पॉलिटी, और फाहीन को छोड़ के मतलब बाकियों ने पॉलिटी,
और इकोनॉमी के बारे भी कमेंट किए हैं, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी इंडिया के भी हमें अकाउंट्स मिलते हैं कि इंडिया, क्योंकि ये किसी राज्य के लिए नहीं काम करते थे, तो इंडिपेंडेंट अकाउंट्स मिलते हैं कि इंडिया के बारे इनका क्या सोचना था। ठीक है, तो काफी डिटेल सोसाइटी के बारे इन्होंने लिखा है। तो ये सीक्वेंस अभी के लिए याद रखना। नेक्स्ट जो है अब जैनिज्म। देखो जैनिज्म रिलीजन ना बहुत पुराना है बुद्धिज्म के कंपैरिजन में। जैनिज्म रिलीजन जो था वो इस प्रिंसिपल पे काम करता था, जैसे आपके आज के टाइम में बात करें जैसे सिखिज्म है। सिखिज्म में गुरु सिस्टम है, गुरुज रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, और उन सबकी अलग अलग टीचिंग्स रही हैं जो अल्टीमेटली कंपाइल कर दी गई। मतलब यहाँ पे ऐसी कंपाइलेशन नहीं थी, पर जैनिज्म में भी ऐसे मल्टीपल आपके गुरुज रहे हैं। उन सबको आपको तीर्थनकार बोला जाता था। ठीक है, तीर्थनकार, तीर्थनकार थे जो वर्धमान महावीर थे, जो आपके वर्धमान महावीर जिनके वहां पे जिनके टाइम पे जैनिज्म एक्चुअली एज अ रिलीजियस फाउंडेशन मिली, ये 24th तीर्थनकार थे। तो इनसे पहले 23 और रह चुके थे। इन्होंने फाइनली शेप दी इसे एक रिलीजन की। इससे पहले एज अ गुरु थे और उनकी स्टूडेंट्स थे, उनके अपने प्रिंसिपल्स थे, उनकी अपनी पावर्स मानी जाती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें थी, पर उन्होंने कभी उसे रिलीजन की शेप देने की कोशिश नहीं की। वर्धमान महावीर ने फाइनली उसे रिलीजन की शेप दी और आपके जैनिज्म रिलीजन की फाउंडेशन रखी। ये भी आपके क्षत्रिय राजे थे। ठीक है, लिचाविस परिवार को बिलोंग करते थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, बहुत 12 साल तक वो जंगलों में भटकते रहे, और फाइनली उन्हें मोक्ष मेडिटेशन करते करते 12 साल बाद उन्हें एनलाइटनमेंट मिली। देखो उनकी जो टीचिंग थी, अब बुद्धिज्म से कहाँ फर्क आता है सबसे पहले। जैनिज्म और बुद्धिज्म में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि जहां पे बुद्धिज्म कहता है कि मिडिल पाथ फॉलो करो, तुम्हें लाइफ में सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जो लाइफ में बेसिक चीजें, अगर तुम्हारे पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, तुम्हारे कुछ विश्वास हैं, कुछ है, तुम्हें सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम उनके साथ भी रह सकते हो। जैनिज्म के अंदर एक सिंपल डॉक्ट्रिन जो थी कि जो भी मेन और वुमेन मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपना सब घर परिवार, सारी चीजें, सारी अटैचमेंट सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट, कोई रिश्तों के साथ नहीं, कोई प्रॉपर्टी के साथ नहीं, इवन जो कपड़े हैं उनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखनी। 100% डिटैच होना है पहले चीजों से, फिर ही आप मोक्ष प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज जो जैनिज्म में, जैनिज्म जिस चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा है हमेशा से, वो है, सॉरी, रूल ऑफ अहिंसा को, नॉन वायलेंस को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रही है। इसका क्या मतलब है कि देखो आपके जैनिज्म के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट विश्वास था कि नॉन वायलेंट ही रहना है हर टाइम। इसी कारण जैनिज्म के अंदर ना एक सेक्शन के लोगों ने खासकर जैनिज्म को ज्यादा फॉलो नहीं किया, वो थे आपके किसान। देखो आपको किसी भी जीव जंतु किसी को मारना नहीं है जैनिज्म में। अहिंसा बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल्स में से है। पर किसान अगर कीड़ों को नहीं मारेगा, उसकी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, और अगर उसकी सारी फसल बर्बाद होगी तो वो खाएगा क्या। तो इसलिए किसानों को यहाँ पे एक लाइफ का ही डाउट क्रिएट हो गया कि क्या नहीं किया, तो फार्मर्स जैनिज्म के ग्रुप में कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बने। तो इसका आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, महावीरा और इवन क्या कहते हैं जो आपके गौतम बुद्धा थे, सी ये रिलीजन इसलिए भी पॉपुलर हुए क्योंकि इन्होंने प्राकृत और पाली लैंग्वेजेस में पढ़ाया। जो लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लोगों की अपनी भाषा थी, उसके अंदर ही उन्होंने सारे लेक्चर लिए थे। इसी कारण लोगों को आसानी से चीजें समझ भी आती थी। इसी कारण लोगों ने इन रिलीजन्स के ऊपर शिफ्ट भी करना शुरू किया। देखो जैनिज्म में जो महावीरा ने जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए, उसमें जैनिज्म के उन्होंने त्रिरत्न दिए, 3 रत्न जिसके ऊपर पूरा का पूरा जैनिज्म बना हुआ है। अब ये 3 रत्न है क्या? राइट नॉलेज, राइट फेथ, और तीसरा है राइट कंडक्ट।
ठीक है, ये लाल के ऊपर लाल दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ लिख देता हूँ। राइट नॉलेज का क्या मतलब है? देखो महावीरा ने 3 चीजें बताई कि जो वर्ल्ड है, जो सारी दुनिया है, जो यूनिवर्स है, वो बिना किसी भगवान या क्रिएटर के एग्जिस्ट करता है। तो दुनिया में कोई भगवान या क्रिएटर नहीं है। ठीक है, तो किसी भगवान या क्रिएटर की वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें वैदिक रिलीजन के खिलाफ थी। ठीक है, तो ब्रह्मा, वो सारा कंसेप्ट उन्होंने सारा चैलेंज किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सारी दुनिया बिना किसी क्रिएटर के ही बनी है और वैसी एग्जिस्ट करती आई है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि देखो वेदास, जो वेद लिखे गए हैं, वेदों में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं, पर वो इनफॉलेबल नहीं है। इनफॉलेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि वेद गलत नहीं हो सकते, वो गलत हो सकते हैं, और जहां पे वेद गलत होते हैं, वेद मानने की वहां पे जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उससे फॉलो करो, महावीरा ने ये कहा। ठीक है, और हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज के अंदर सोल है। चाहे कोई लिविंग है जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, चाहे कोई नॉन लिविंग चीज है जैसे चेयर टेबल, इन सारी चीजों के ऊपर हमारे मोबाइल फोन, ये सारी चीजें इनके जो हम यूज कर रहे हैं, महावीरा के मुताबिक हर चीज के अंदर एक आत्मा है, एक सोल है। तो हर चीज की इज्जत करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यही सोल अल्टीमेटली आपको निर्वाण की तरफ लेके जाते हैं। अगर सारी सोल्स की आप इज्जत करना सीख जाओगे तो अल्टीमेटली आपको निर्वाण मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये उन्होंने नॉलेज पेश की। राइट फेथ में उन्होंने ये बोला कि तुम्हें सीखना पड़ेगा कि जो मैं सिखा रहा हूं, महावीरा ने कहा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसके ऊपर तुम्हें ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। सवाल ना करो, डाउट ना करो कि जो महावीरा ने पढ़ाया है कि वो सही है या नहीं है, इसके ऊपर डाउट ना करो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीजें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और तीसरी चीज है कि अगर आप चाहते हो कि हर चीज आपकी सही तरीके से आप लाइफ में एक सही रास्ते पे चल पाओ, तो अपना कंडक्ट आपको सही करना होगा। अगर आपने कंडक्ट सही कर लिया तो आपकी लाइफ अपने आप ही सही रास्ते पे चल पड़ेगी। अब ये कंडक्ट क्या था? कंडक्ट में आपको लाइफ में 5 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी एज अ जैन, जिससे आप लाइफ में सही रहोगे हमेशा। सबसे पहली चीज है अहिंसा, नॉन वायलेंस को मानो, किसी चीज को हार्म नहीं करना, हमेशा नॉन वायलेंस पे रहना है। ट्रुथ, हमेशा सत्य, सच बोलो। ठीक है, अस्त्या, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी, किसी जो प्रॉपर्टी, जो चीज आपको बिलोंग नहीं करती, वो आपने किसी से छीनी नहीं है, सिर्फ आपके पास मेहनत की चीज हो सकती है। ठीक है, ब्रह्मचर्या, सेलिबेसी, चेस्टिटी की लाइफ जियो। आपने हर चीज से डिटैचमेंट रखनी है, यानी कि कोई आपने किसी के साथ कोई रिश्ते नहीं रखने, कोई फैमिली नहीं रखनी, कुछ नहीं रखना। ठीक है, और अगर आप लाइफ में मैरिज करवाते भी हो तो एक पर्सन के साथ फेथफुल सारी लाइफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स इस कारण। और लास्ट में नॉन अटैचमेंट, किसी चीज की अटैचमेंट नहीं रखनी, कोई प्रॉपर्टी नहीं, इवन कपड़ों की तक अटैचमेंट नहीं रखनी, हर चीज से फ्री रहना। क्योंकि देखो उन्होंने कहा कि अपग्रह, जब भी आप किसी चीज के साथ भी अटैचमेंट हो गई, लेट्स सपोज एक फेवरेट टी शर्ट ही आपकी, आपको उसे देख के अगर खुशी होती है या उसे पहन के अच्छा लगता है, ऑब्वियसली आप अपने इमोशन से अभी तक आजाद ही नहीं हुए हो। तो यहाँ पे एक एक्सट्रीमिज्म था, मिडिल पाथ नहीं था। यहाँ पे कहना था कि रखो ही ना, फिर अटैचमेंट आएगी ही नहीं। ठीक है, तो जैनिज्म थोड़ा सा एक्सट्रीम ज्यादा है, बुद्धिज्म मिडिल पाथ की तरफ पॉइंट आउट करता है। ठीक है, देखो जैनिज्म के अंदर भी जाके फाइनली डिवीजन आई। हर रिलीजन में कहीं ना कोई डिवीजन आती आती है। देखो हुआ क्या था, भद्रबाहु, जैनिज्म के अंदर भी संघ बनाया गया। जैनिज्म के अंदर भी प्रॉपर वैसी ग्रुपिंग एग्जिस्ट करती थी। जो आपके भद्रबाहु थे, ये हेड मॉन्क थे आपके पूरे संघ के। देखो संघ में हेड मॉन्क का मतलब ये नहीं था कि दोनों संघ में, वहां पे भी हेड मॉन्क होता है, यहाँ पे भी। जैनिज्म और बुद्धिज्म के संघ का भी आप कभी ना कभी डेमोक्रेसी में एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि ये जब काम करते थे ये डेमोक्रेटिक तरीके से ही काम करते थे। यहाँ पे हेड मॉन्क का ये मतलब नहीं है कि इन्हीं की ही चलेगी। देखो हर फैसला
संघ के अंदर डेमोक्रेटिकली लिया जाता था, सारे था उससे फॉलो किया जाता था। जो आपके भद्रबाहु थे, वो हेड थे, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि देखो 12 साल का ड्रॉट आने वाला है नॉर्थ इंडिया में, इस कारण हम सारे लोगों को यहां से मूव कर जाना चाहिए, और साउथ इंडिया कर्नाटका की तरफ मूव कर गए थे। जो लोग संघ में जिन्होंने अपोज किया वो थे उनके स्टूडेंट ही तुल्यभद्रा। तुल्यभद्रा ने कहा कि देखो 12 साल के लिए कोई ड्रॉट नहीं वैसे तो आने वाला, पर अगर आया भी हम यहीं पे अपनी हैबिट्स को अडाप्ट कर लेंगे, चेंजेस को लाएंगे, हमें इस जगह को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग साउथ इंडिया मूव कर गए भद्रबाहु के साथ, उन्हें हम कहते हैं दिगंबर, ठीक है, यानी कि स्काई क्लाड। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल ही ओरिजिनल जैनिज्म में विश्वास करते हैं कि कपड़ों तक की अटैचमेंट नहीं रखते, तो ये कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है, आज भी नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये लोग हैं। जो पीछे रह गए थे तुल्यभद्रा के जो फॉलोअर्स थे, इन्हें हम कहते हैं व्हाइट क्लाड। इन्होंने अपने थोड़े से प्रिंसिपल्स चेंज किए, इन्होंने कपड़े अपना लिए, पर सिर्फ सिंपल वाइट क्लोथ्स ही पहनने हैं, सिर्फ सफेद रंग के कपड़े ही पहनने हैं। तो इन्हें हम श्वेतांबर कहते हैं। जो व्हाइट कपड़ों में कई बार जीन्स होते हैं, मास्क डाला होता है, वो आपके श्वेतांबर जैनिज्म में विश्वास करते हैं। और जो बेयर बॉडी घूमते हैं वो हैं दिगंबर। तो जैनिज्म के ये दो हिस्से यहाँ हो गए थे, ठीक है। तो ये था आपका ये सारा लेक्चर। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, जहां मौर्यन एम्पायर के बेसिक्स के बारे स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड सी यू।